पे ऐसा लगता था कि यार ये तो एसएससी मतलब बहुत बड़ा पेपर बहुत छोटे टाइम में करवा रही है, वो नहीं होगा। शॉर्ट फील हो गया था कि नहीं, अब तो कोई चांस ही नहीं है इसका। तो समझने वाली है, उसको एक दो बार पढ़ के मैं समझ लेता हूँ कि अब ये गलती नहीं है, अब ये नहीं करेंगे। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का पावर माइंड इंस्टीट्यूट के खास श्रृंखला टॉपर टॉक सीरीज में। आज हम आपको बहुत ही होनहार छात्र से मिलवाने जा रहे हैं जिनका हाल ही में एसएससी सीजीएल 2024 में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। इनकी यात्रा न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मार्गदर्शक भी साबित होगी, जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उन होनहार स्टूडेंट से जो हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीराम मांडिया। श्रीराम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं पावर माइंड परिवार की तरफ से। थैंक यू मैम। हमसे मिलके कैसा लग रहा है पावर माइंड में आगे श्रीराम? बहुत बढ़िया लग रहा है मैम, बहुत बढ़िया काफी टाइम बाद वैसे मिल रहे हैं तो एक अच्छा फील होता है। बिल्कुल, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है श्रीराम मांडिया। मैं वैसे डीडवाना नागौर से हूँ और मैंने 2021 से यहाँ पे तैयारी स्टार्ट की थी एसएससी सीजीएल की। तो अभी हाल ही में मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे लगा हूँ, अभी गुड़गांव में पोस्टेड हूँ और इसलिए आज मिलने आया मैम से। हमें भी अच्छा लगा श्रीराम, आपने अपना कीमती टाइम दिया, ज्वाइन करने के बाद आप मिलने आए। सबसे पहले ये बताओ कि आपकी इस पोस्ट के लिए कौन सी रैंक थी? मेरी रैंक थी 1057। अच्छा, और इसमें आपके रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कितने थे? रो मार्क्स मेरे थे वैसे मतलब जो आंसर की आई थी पहले उसके हिसाब से मेरे थे 340 बन रहे थे। फिर जो क्वेश्चंस चेंज करके एसएससी ने फाइनल 332 मेरा रो स्कोर रहा, नॉर्मलाइज होके वो बन गया 356 आउट ऑफ 390। क्या आपके परिवार से पहले से कोई सरकारी सेवा में है या आप पहले व्यक्ति हैं? इससे पहले मेरे मामा जी है गवर्नमेंट जॉब में और 2 मामा जी है गवर्नमेंट जॉब में, उनके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। फिर मैं आपका ही हुआ उसके बाद। जब आपने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की थी, आपने घर पे बोला कि मैं तैयारी करूं, तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी उस टाइम? एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर्स जो है मतलब पहले से ही वैसा था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। हाँ, स्टार्टिंग से उनका एकदम फिक्स था कि कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट जॉब करनी है, चाहे कोई सी भी करो। तो स्टार्टिंग में मैंने वैसे कई सारी अलग अलग डिफेंस में ट्राई की थी, डिफेंस वाली फिर नहीं हो पाई, किसी कारण से मेडिकल वगैरह रह जाता है तो रिटर्न हो जाता था। हाँ, रिटर्न मेरा मोस्ट ऑफ क्लियर हो जाता था। जैसे एनडीए वगैरह में मेरा इंटरव्यू रह जाता था और नॉर्मल वाले में मेरा मेडिकल में आउट हो जाता था। तो फिर फाइनली मेरे मामा जी ने सजेस्ट किया था कि एसएससी ट्राई करके, इसमें नॉर्मली मेन चीज रिटर्न एग्जाम ही है, उसमें कोई इंटरव्यू या मेडिकल जैसा कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा। तो तब से फिर स्टार्ट शुरू कर दिया आपने। जब आपने तैयारी स्टार्ट करी एसएससी की, तो शुरुआत में जैसे सबके साथ होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको कठिन लगे, फिर उनको आपने कैसे डील किया? कठिन सब्जेक्ट मेरा शुरू से ऐसा था कि जीके में बहुत इश्यू था और मेन में जीके की ही वजह से मैं काफी टाइम तक ऐसा सोच रहा था कि एसएससी करूं या ना करूं। मैं काफी ऐसा डाउटफुल था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जीके मुझसे नहीं होने वाला, नहीं हो पाएगा। और इंग्लिश का वैसा था ठीक है, एवरेज मैं लगभग थोड़ा बहुत कर लूंगा। मैथ्स रीजनिंग का मेरे को श्योर था कि वो तो हो ही जाना है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ्स से था उस समय। जीके का जो डाउट था, यहाँ के वैसे जो सर पढ़ा रहे थे वो एकदम टाइम टू टाइम बढ़िया समझ में भी आ रहा था, और मेन जिस चीज ने हेल्प की कि एक तो सर भी काफी सपोर्टिव थे, उनके जो टॉपिक्स जो जो चीजें सर पढ़ाते थे वो एकदम मतलब टू द पॉइंट रहती थी, जो एकदम क्लियर भी होती थी और उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी बनते थे। उसके अलावा मैंने पीवाई की जो सीरीज रहती है, पीवाई के क्वेश्चंस लगाता था और टेस्ट सीरीज देता था, तो उससे मेरे ज्यादातर डाउट्स जो जीके के थे वो क्लियर हो जाते। जैसे श्रीराम, आपने कहा कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो यहाँ पर कई बच्चों के क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं कि क्या मैथ्स का बच्चा ही एसएससी निकाल सकता है? इसके लिए ऐसा है कि मेरे बैच में खुद मैंने कई जनों से ऐसे मिला हूँ जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से थे, कोई बायो से होगा, कोई आर्ट्स से भी थे, कोई कॉमर्स से थे। तो उन्होंने भी एग्जाम्स क्लियर किए हैं। बस ये एक थोड़ा सा रहता है कि उनको थोड़ा मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। वहीं फिर उसकी जगह जो मैथ्स बैकग्राउंड से रहते हैं तो उनको थोड़ा जीके में दिक्कत रहती है, वो चीज आर्ट्स वाला इजीली कवर कर लेता है। तो वो दोनों तरफ कुछ ना कुछ एक दूसरे का बेनिफिट्स मिल जाते हैं, मिल जाता है वैसे। हाँ, तो ऐसा कोई डर नहीं है? नहीं, वैसा कुछ नहीं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं इंग्लिश कैसे करूँ? नहीं वैसा मैं मैथ्स से नहीं हूँ, मैं तो आर्ट्स से हूँ तो मैथ्स कैसे करूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपकी रोज की स्टडी की रूटीन क्या रहती थी? मेरी स्टडी मतलब कितने घंटे पढ़ते थे? टाइम मैनेजमेंट? हाँ, मेरा मेनली ऐसा था कि एक तो कोचिंग आवर्स के अलावा मैं मिनिमम आराम से 7-8 घंटे मैं निकाल लेता था पर्सनली। और वो एक चीज है कि मेरा थोड़ा मॉर्निंग रूटीन रहता था,
कि मैं रात में नहीं पढ़ पाता था, तो मैं हम्म। सुबह जल्दी उठ के मेन यही रहता था कि जितने घंटे हो सके मैं सुबह पढ़ूंगा। शाम को हो सके तो भले मैं ना पढूं, पर सुबह मैं कवर कर लेता था वो चीज, तो वैसे मैनेज हो जाता था मेरा। अच्छा, सुबह यहाँ इंस्टीट्यूट में आने से पहले हाँ आप सेल्फ स्टडी करके आते थे? हाँ। जैसे आपने सेल्फ स्टडी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आवर्स थे, उनमें कैसे बैलेंस बनाया? कई बच्चे ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोचिंग का पढ़ूं कि मैं सेल्फ स्टडी करूं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, उसमें ऐसा था कि जो कोचिंग में पढ़ना है, सेल्फ स्टडी में मेनली अपने को क्या है कि वही चीज रिवाइज करनी है, उसी पे एफर्ट्स डालने हैं। तो वो चीज अपने को उसमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि हम इसमें कुछ छूट रहा है, वैसा कुछ नहीं रहता। मैं नॉर्मली यही करता था कि जो यहाँ पे पढ़ाया, स्टार्टिंग में जैसे कम ही चीजें पढ़ी थी, एकदम नया नया था, तो सेल्फ स्टडी में ज्यादा वो टाइम लगता नहीं था। फिर जैसे जैसे बढ़ता गया तो सेल्फ स्टडी में थोड़ा वो जमा होता गया, नई नई चीजें और बढ़ती गई। उसमें थोड़ा ऐसा रहता था कि आगे कुछ छूटेंगी, कुछ होगी, पर कोशिश ये रहती थी कि जितना मैं आज पढ़ सकता हूँ उसको मैं पढ़ूंगा। डेली के टारगेट्स फिक्स करके चलता था कि ये चीजें मुझे कवर करनी है। हाँ, टारगेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं कि हो आज जाते हैं। आज मैं नहीं कर पाया, तो उसका ऐसे मैं नहीं सोचता था कि यार आज ये दिक्कत हो गई, मैं तो कल कर लूंगा। पर वो कंसिस्टेंसी 90% आप कर लेते? 90% में कर लेता था। थोड़ा बहुत छूट गया तो उसको मैं टेंशन ऐसे नहीं लेता था कि ठीक है हो जाएगा, ये कल कर लेंगे। डेली टारगेट्स बनाते थे? डेली टारगेट बनाता था। और वैसे मैं मोबाइल में रिटर्न ऐसे रखता था डेटा कि मुझे डेली क्या पढ़ना है, और एक मंथ का टारगेट रखता था कि इस महीने में मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। उसके हिसाब से फिर डेली बनाता था कि ये कंप्लीट करने के लिए मुझे डेली कितना पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आप नोट्स कैसे बनाते थे? नोट्स का ऐसा था कि मैं नॉर्मली स्टार्टिंग में मैं जब आया था तो मैं रफ नोटबुक में लिखता था पहले, कि मुझे ऐसा था कि यार नोट्स में थोड़ा दिक्कत रहेगा, तो मैं पहले रफ नोटबुक में पूरा लिख लेता, फिर रूम पे जाके उसको फेयर में उतार के फिर करता था। जैसे जैसे फिर टाइम चलता गया तो एक तो थोड़ा, जैसे मैंने बताया, वो सिलेबस ज्यादा कवर हो गया तो टाइम कम मिलता था सेल्फ स्टडी के लिए। और प्लस उस टाइम तक फिर ऐसा हो गया कि थोड़ा हैबिट बन गया था कि हाँ कि क्या चीज कैसे मेंटेन करनी है। तो मैं क्लास के अंदर ही नोट्स बनाता था, और सर भी पूरा टाइम देते थे कि जिसको नोट्स बनाना है वो हिंदी में भी रिपीट करते हैं, इंग्लिश में भी वो रिपीट करते थे, तो टाइम मिल जाता था नोट्स बनाने के लिए, तो वो कोई इश्यू आता नहीं था। जैसे आजकल माने तो वैसे तो हर सब्जेक्ट अपने अच्छे से कवर होना चाहिए। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो आपने क्लियर किया, उसकी क्या रणनीति थी आपकी? स्टैटिक जीके देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा है। स्टैटिक ऐसे मतलब पूरा कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मेन एसएससी पूछता है वो कुछ गिने चुने 15-20 टॉपिक है। फैक्ट्स चाहिए हाँ, होते हैं। मेनली वही चीजें है। वैसे देखा जाए स्टैटिक जीके के मैंने कई सारी बुक्स देखी है, पहले स्टार्टिंग में मैं बुक्स लेके आता था, तो वो बुक्स में मैं देखता कि स्टैटिक जीके जो पूरा है कई 60 टॉपिक 70 टॉपिक और मोटी मोटी बुक्स होती थी, तो एक तो वैसे देख के ही मन मर जाता था कि नहीं होगा ये। फिर मैंने कुछ वैसे सर से पूछा, उसमें बता दिया कि मेन 15-20 टॉपिक्स है, एसएससी उसी पे फोकस करता है। तो स्टैटिक जीके सिर्फ वही 15-20 टॉपिक्स पढ़ो, उनको अच्छे से पढ़ लो। बाकी चीजों को ऐसा है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, हमने देख लिया उस चीज को, देख लिया, क्वेश्चंस पढ़ लिए, तो वो कवर हो जाएगा। बाकी ऐसे ज्यादा हार्ड एंड फास्ट एफर्ट्स डालने के कि हर एक चीज को मैं पूरा कवर करूंगा, वो नहीं होगा। मेन टॉपिक्स कवर करो, बाकी जैसे नए बच्चे आते हैं तो उनको मैं एक चीज बोलती हूँ कि क्लास टीचर के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक निकाल लो। हाँ, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर वो सफिशिएंट होता है? वो बहुत है। अच्छा, ठीक है। रिवीजन का क्या तरीका था? पूरे सिलेबस का रिवीजन कैसे किया आपने? डेली का तो बता दिया, हाँ, है ना? तो पूरे सिलेबस के रिवीजन करने का क्या तरीका था? पूरे सिलेबस का ऐसा था कि मैंने जैसे रिवीजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जीके और इंग्लिश में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है कि जैसे जैसे हम कैलकुलेटिव सब्जेक्ट, कैलकुलेटिव है, क्वेश्चंस लगाएंगे वो होता जाएगा। जिस क्वेश्चंस में फंस गए उस क्वेश्चंस को एक बार, उस जो टॉपिक है वो देख लो एक बार, उसमें ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ फॉर्मूले वगैरह है उनको थोड़ा टाइम टू टाइम देखते रहो, उसका भी कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने दिनों के बाद देखना ही है। इंग्लिश और जीके में मैं ऐसा फिक्स्ड, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से टारगेट लेके बैठता था कि मेरा जैसे एग्जाम है कि 6 महीने बाद है, 7 महीने बाद एग्जाम है, तो मैं देखता था हाँ कि 6 महीने में मुझे जीके पूरा कवर करना है, तो महीने में मेरे को कितना करना पड़ेगा, उस हिसाब से मैं फिर से टारगेट बना के फिर रिवीजन करता था। आपने पावर माइंड को ही क्यों चुना और आपका पहला अनुभव कैसा रहा? स्टार्टिंग में जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो वैसे कई सारी कोचिंग्स का सुन रखा था, तो मेरे मामा जी ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि, तो उन्होंने कहा कि एक बार पावर
पावर माइंड जाके देख के आ, वहाँ पर्सनली एक बार देख ले कि कैसी है कोचिंग। यहाँ के हमको डेमो क्लास मिल गई थी। हमको सर ने भी समझाया था कि डेमो क्लास इसलिए नहीं है कि हम टीचर्स को देख सकें कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, वो 2 दिन में वैसे भी नहीं पता चलेगा। डेमो क्लास इसलिए कि हम उनसे कितना ले पा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2-3 दिन डेमो क्लास में हमको क्लियर हो गया था कि टीचर्स बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो हमने आता हूँ तो उसी समय डिसाइड कर लिया कि ठीक है अब और कहीं देखने नहीं जाना। और जो 6 महीने यहाँ में रहा था एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे यहाँ की लगी, टीचर सारे एकदम बढ़िया थे। सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो था मैनेजमेंट, कि मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि हमको कोई डाउट होता, हम आते ऑफिस सीधे बोलते कि सर हमको ये इशू है, हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन मिलता। और जैसा मतलब सर हमको एश्योर करते थे कि ठीक है ये चीज हम करवा देंगे, और वो होती थी हमारी। तो वो चीज मुझे सबसे बढ़िया लगी। और जो डेली टेस्ट सीरीज है उससे मेरे को काफी हेल्प मिला कि यहाँ पे ही हाथों हाथ टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, हाथों हाथ सॉल्यूशन होगा उसका। तो कोई भी जो डाउट्स रहते थे वो हाथों हाथ यहाँ पे सॉल्व हो जाते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस पहली बार था और पहली बार में बहुत बढ़िया रहा, जिसका रिजल्ट अब मिला हमें। हाँ। कैसे मिला? 2 सिस्टर को लेके आए हो? हाँ। चलो वो चीज दिमाग से निकल। हाँ। जैसे डाउट सेशन होते हैं अपने, हाँ। और एक ग्रुप डिस्कशन होता है, इनसे क्या फायदा मिला? वैसे देखा जाए डाउट सेशन का ऐसा था कि यहीं पे उस टाइम पे तो ऐसा था कि सर बैठते थे, तो हम उनके पास जाते थे, कोई भी डाउट होता था हम उनको बता देते थे। तो कुछ डाउट्स ऐसे रहते थे कि सर हाथों हाथ सॉल्व बता देते। कुछ जैसे अदर फैकल्टीज रिलेटेड है तो सर उनको कह देते, तो वो हमको वो डाउट मतलब हमको बता देते कि सर वहाँ पे बैठे हैं, उनसे जाके एक बार बात कर लो, हम सर से पूछ लेते थे। तो डाउट्स वगैरह जो थे हाथों हाथ हमारे मतलब सॉल्यूशंस मिल जाता था। तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमें कोई चीज, कई बार होता है कि ये चीज छूट रही है, वो जो छूट जाती है ऐसा फील होता है कि नहीं लटकी रह गई। हाँ वो लटकी रह गई, वैसा रहता, वो चीज नहीं होती थी, हाथों हाथ सॉल्यूशन हो जाता था। तो बढ़िया ऐसे आगे कंटिन्यू होता था। फिर आपने कहा कि जैसे टेस्ट सीरीज दी मैंने, डेली टेस्ट सीरीज से आपकी कैसे स्किल्स इंप्रूव हुई? मतलब जैसे आपकी बात करूं मैं, स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, इनमें से क्या क्या तीनों चीजों में कैसे हेल्प मिली आप? सबसे पहले तो जो था टाइम मैनेजमेंट में मेरे को काफी हेल्प मिला था। टाइम मैनेजमेंट कैसा था कि स्टार्टिंग में जब मैंने पहला जो टेस्ट दिया था यहाँ आते ही, जो पहला ही संडे था, पहले संडे को टेस्ट हुआ था, तो पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया। और पेपर हमको ऐसा लगा मतलब देखा ही नहीं पेपर पूरा। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार ये तो एसएससी मतलब बहुत बड़ा पेपर बहुत छोटे टाइम में करवा रही है, वो नहीं होगा ऐसा, मतलब उस टाइम तो ऐसा शॉर्ट फील हो गया था कि नहीं अब तो कोई चांस ही नहीं है इसका। तो लेकिन फिर जैसे जैसे किया तो डेली ऐसे करते थे प्रैक्टिस, तो उसमें मेरे एक स्ट्रेटेजी बन गई जो मैं आज तक मतलब लास्ट तक फॉलो करता था। एक भी टेस्ट ऐसा नहीं था जिसमें मैंने वो स्ट्रेटेजी छोड़ के कुछ नया ट्राई किया हो। अच्छा। कि जैसे मुझे पता था कि जीके में 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, क्योंकि उसमें या तो हमको आता है या नहीं आता। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले जीके अटेम्प्ट करता था, 5 मिनट लास्ट लगते थे मुझे, उससे कम में हो जाता था। ठीक है। फिर सेकंड में इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादातर ऐसा था कि जो जीके के टाइप का ही था। बिल्कुल। कुछ चीजें थी जैसे ग्रामर के पोर्शन जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था, थोड़ा सोचना पड़ता था। मैं इंग्लिश में मैं 10 मिनट का टारगेट रखता था, 15 मिनट में ये 2 चीजें कंप्लीट हो जाती थी। रीजनिंग का हमको सर ने पहले से ही कह रखा था कि 12 से 13 मिनट का टारगेट रखना है। ठीक है। तो तीसरा रीजनिंग उठाता था मैं, 12-13 मिनट का रख के पूरा कंप्लीट हो जाता। तो मैथ्स के लिए मेरे पास बचते थे 30 से 35 मिनट, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगना होता है। तो वो जो 30 से 35 मिनट थे उसमें पूरे लगते भी नहीं थे, मैथ्स लगभग 20 मिनट के अंदर हो जाता था। और बाकी जो टाइम बचता था उसमें कुछ क्वेश्चन स्किप करता था मैं। ये चीज भी सर ने हमको पहले ही कह दी थी कि सारे क्वेश्चंस लेके बैठोगे एक फ्लो में तो अटक जाओगे। जो क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि थोड़े लंबे हो रहे हैं उसको स्किप कर दो, टाइम मिलेगा। लास्ट में मेरे पास 10-12 मिनट बचते थे, स्किप वाले सारे क्वेश्चंस उसमें हो जाते थे मेरे आराम से। मतलब क्वेश्चन में फंस के नहीं बैठते थे? फंस के नहीं बैठते, बिल्कुल। दूसरा उसमें एक्यूरेसी का जो है मैं एक स्ट्रेटेजी फोकस में था ऐसा कि जो क्वेश्चंस मुझे श्योर शॉट आता है कि ये मेरे को पक्का पता कि आया, भले मेरे से 50 सवाल होंगे तो मुझे अगर पता कि 50 ही आ रहे हैं, उसके अलावा एक भी सवाल अगर ऐसा है कि जिसमें मुझे डाउट है कि यार ये हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, तो भी मैं अटेम्प्ट नहीं करता था। उसकी वजह से मेरे को काफी हेल्पफुल रहा था ये। मेरा जो इसमें प्री का पेपर जो था इस साल वाला, इसमें मेरे 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उसमें से एक गलत था, बाकी सारे सही थे मेरे। तो ये चीज उसमें सबसे बड़ी पॉजिटिविटी थी। हाँ, क्योंकि कई जन ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है। कई जन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनको ऐसा है कि यार 50 ही क्वेश्चन हुए तो बाकियों पे तुक्का मार चलो एक राउंड और लगा लो। हाँ, तो वो चीज तो बहुत गलत है, उससे बहुत नुकसान ही होगा फिर। हाँ। और हो सकता है शॉर्ट टर्म में फायदा हो जाए, 1-2 टेस्ट में आपके हो सकते हैं 150 क्रॉस कर जाए, तुक्के सही बैठ जाए। 10 क्वेश्चन भी आप करोगे तो जोर मार के 3 सही होगा। हाँ, तो पर मेन एग्जाम में फिर ओवरऑल नुकसान ही रहेगा। तो मतलब पहले से ही हैबिट डालनी पड़ती है। पहले टेस्ट से मेरा फिक्स कर लिया, 2-3 टेस्ट में दिक्कत रही थी, फिर मैंने हैबिट डाल ली थी। जैसे आपने कहा कि एक्यूरेसी तो 100% थी, 100% ही माना जाता है इसको, है ना? फिर भी आपने कुछ जैसे गलतियां करते थे आप डीटीएस में, तो उनको
कैसे पकड़ते थे उन गलतियों? डीटीएस में ऐसा रहता था, मैं क्वेश्चंस जो एक बार टेस्ट दे लिया तो उसको मैं 2 राउंड्स में चेक करता था कि पहले तो मैं देख लेता कि किस सब्जेक्ट में मेरे कौन-कौन से गलत है। गलत वालों को सबसे पहले देखता था क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। जो मेरे को नहीं आ रहा है वो नुकसान क्या करेगा कि मेरे 2 नंबर कम आ गए। लेकिन जो गलत हो गया उससे 2 नंबर वो कम हुए और आधा नंबर गया। तो पहले तो उनको मैं लिख लेता साइड में कि इनको तो पक्का लिखना ही है कि ये दोबारा डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर बाद में सेकंड राउंड में देखता था कि जो मेरे से छूट गए उनको मैं एक बार देख लेता और उनको नोट कर लेता कि जो कुछ चीजें होती है फैक्चुअल वो नोट कर लेता, जो समझने वाली है उसको 1-2 बार पढ़ के मैं समझ लेता हाँ कि अब ये गलती नहीं है, अब ये नहीं करेंगे। हाँ। जैसे आप तैयारी करते थे उस दौर में कठिनाइयां भी आई होंगी, उनसे बाहर कैसे निकलते थे आप? वैसे कठिनाइयां मेनली मेरे केस में सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की रहती थी। ऐसा कई जनों में जैसे मोरल डाउन वाला वैसा मेरा कुछ पर्सनली रहा नहीं कि जो एक बार ट्राई मैं क्या मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा था तो मेरे को वैसे कोई इश्यू नहीं आ रहा था। क्योंकि मेनली मोरल डाउन का कब इश्यू होता है कि मैंने आज का कोई चीज स्किप कर दी तो वो जमा होती जाएगी आगे। हाँ, कल कल कर लूं, कल हाँ, कर लूं, तो वो टाइम टू टाइम अगर जमा हो गई ना तो दिक्कत आएगी। तो मैं मेन फोकस ये रखता था कि ये जमा नहीं होनी चाहिए, एक साथ चलते रहना। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि मोरल डाउन मेरा कभी हुआ नहीं, हिम्मत आपकी टूटी नहीं, कभी भी नहीं टूटी? नहीं, एसएससी की तैयारी करते हुए कभी नहीं टूटी। अच्छा, तो फिर हिम्मत जुटाने का मतलब ही नहीं है, डेली मोरल बना रहा आपका? हाँ, डेली वैसे मेनली वैसे सबका एक अलग-अलग मोटिवेशन का रीजन रहता है। हाँ। तो जो एक फिक्स एक टारगेट रहना चाहिए कि मुझे क्यों करना है ये, वो अगर पर मैंने देखा श्रीराम की 90% बच्चा है ना डिमोटिवेट बीच-बीच में हो जाता है। हाँ, कई जने हो जाते हैं, मतलब एक खुद का एक रीजन बनाना पड़ेगा मोटिवेशन के लिए। मैंने देखा कई लोग वो वीडियो देखते हैं कि ये मोटिवेशनल स्पीच सुनूंगा तो कुछ होगा। वो मोटिवेशन यहाँ हमको सर भी कहते थे, वो मोटिवेशन 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा। अंदर से जैसे मेरा खुद का पर्सनली था कि मतलब पेरेंट्स को लेके कि मेरे पेरेंट्स को उम्मीदें थी। तो मेरे को ऐसा रहता है यहाँ कि अगर मैंने, हालांकि पेरेंट्स ने कभी कहा नहीं कि कोई कभी मैं अगर डाउनफॉल रहा, कभी कम स्कोर आया, पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा। पर एक पर्सनली फील होता था कि अगर वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरी भी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जल्दी से जल्दी उनको रिजल्ट दूं। तो वो एक मोटिवेशन था मेरा। सबका अपना अपना रहेगा, एक बस वो ढूंढने की जरूरत। बिल्कुल। जैसे डिस्ट्रक्शन होता है, बच्चा कोचिंग कर रहा, पढ़ रहा, तैयारी में है, तो सोशल मीडिया उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। घर में कोई अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी में भी शादी भी आ जाते हैं तो चला जाता है वो। दोस्त का ग्रुप बन जाता है कि यार आजा, आज तो चाय पी के आते हैं, अभी बैठते हैं, मौसम सुहाना है। ये सब डिस्ट्रक्शन है। हाँ। क्या आप कभी डिस्ट्रैक्ट हुए इन चीजों से? मेरे केस में ऐसा था कि ज्यादातर मैं वैसे गुजरात से ही पढ़ाई की है, मेरे सारे दोस्त वहीं पे। अच्छा, तो दोस्त उधर ही छोड़ के आ गए? हाँ, दोस्त मैं वहीं छोड़ के आ गया। यहाँ आया तो जैसे नए दोस्त बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो नए दोस्तों के साथ एक तो बॉन्डिंग पहले बनेगी, तब जाके थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है। बिल्कुल। तो ये चीज वैसे एक सीखने लायक है कि जहां भी अगर हम जा रहे हैं तो दोस्त को फॉलो करके मत जाना, कि अगर दोस्त जा रहा है वहां पे तो उसके साथ पढ़ूंगा ये सोच के मत जाना। कि कोशिश ये रखना कि ठीक है दोस्त जा रहा है वो अपना देख लेगा, लेकिन हमें फिलहाल इस मोटिव से जाना कि हमारा हो जाए बढ़िया। तो दोस्त वैसे जितने कम रहेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। यहाँ पे दोस्त वैसे मेरे इतने थे नहीं, इसलिए मेरे लिए वो बेनिफिशियल था। मेरे को वैसे ज्यादातर के नाम भी याद नहीं, कुछ 1-2 जने ही है जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ। तो वो चीज तो वैसे वो सेलेक्ट हो चुके। हाँ, वो भी सिलेक्ट हो चुके, उनके भी कम ही दोस्त थे। हाँ। और उसके अलावा जो फैमिली फंक्शंस वगैरह है तो मैं वैसे यहाँ ओकेजनली घर पे जाता था। तो मुझे वैसे अच्छे से याद है, मैं जब एक बार दिवाली पे गया था यहाँ से आते ही, तो दिवाली पे मैं जाते ही लगभग शायद 6-7 दिन की छुट्टी थी हमारी। तो 6-7 दिन में मैं वहां जाके टारगेट लेके गया था यहाँ से कितना मेरे को पढ़ के आना है। हाँ, कि ये चीजें मैं वहां पे कवर करके आऊंगा। क्योंकि एक मोटिवेशन ये था कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनसे मेरा कंपटीशन था। अच्छा। जिनसे मेरा ऐसा था कि हाँ कि यार इसका स्कोर मुझसे कभी आगे आ जाता है, कभी मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसा था कि वहां घर जाऊंगा तो ये जो चैप्टर्स है, ये टॉपिक्स है, ये मैं वहां से करके आऊंगा। तो मैं वो टारगेट लेके चलता था वहां पे भी। तो मैं ज्यादा फंक्शंस वगैरह भी अटेंड नहीं करता था, कम ही किए मैंने अटेंड। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं कई बार ऐसे अटेंड कर लिया। अब कर लेते हो? अब कर लूंगा। तो जैसे युवा पीढ़ी हो आप, हाँ। तो सोशल मीडिया से कैसे दूर रखा खुद को? सोशल मीडिया का तो वैसे है, वो तो खुद का कंट्रोल टाइप का मेरा। वैसे मैंने कभी रखा नहीं ऐसा कि मुझे कम चलाना है या टारगेट रखूंगा, या कुछ लोग वैसे रखते हैं ऐप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के। मैंने वैसे कभी नहीं किया। मेरा अगर मन है देखने का तो मैं देख लूंगा, मुझे पता है कि इतनी देर देखूंगा और फिर मेरे को करना है। मैं ज्यादातर टाइम वैसे मतलब मैनेज कर लेता था, कभी मतलब वैसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ी खुद को। और मॉक में मार्क्स उतार चढ़ाव चलता ही है, मान लो कम आ गए तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते थे? कम का तो ऐसा था, जैसे पहले ही टेस्ट से हुआ था। पहले टेस्ट में जब दिया तो मेरे कितने शायद 18 नंबर आए थे 200 में से। तो वो देख के मेरे को एक बार की, और उस समय कई जने और जो
साथ वाले थे, जब वो एक रिजल्ट लगा था अपने नोटिस बोर्ड पे, तब मैंने देखा था कईयों के 100 प्लस आ रहे हैं, 120 प्लस आ रहे हैं। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि कुछ जने हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा यार पहली टाइम है, पहला टेस्ट है, लोगों के 120 आ रहे हैं, मेरे 18 आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा फील हुआ काफी। तो मैंने सबसे पहले मेरे मामा जी से कॉल करी। मैंने भी एक बार के लिए कहा था कि ये तो बहुत वैसा है, काफी दिक्कत है। तो मामा जी ने कहा कि अभी तो स्टार्ट किया तूने, अभी इतनी क्या टेंशन लेनी। उसके बाद से तो फिर वैसे अगर कम आ गए तो सर भी कहते थे कि आज कम आ गए कोई दिक्कत नहीं है, कल बढ़िया आ जाएंगे। तो वही चीज रहती है। जैसे आपने कहा कि पहले भी कई एग्जाम दिए, उनमें असफलता मिली, उससे कोई सबक सीखने को मिला क्या? उसमें बस मेन सबक एक ही है कि वैसे एक चीज अगर हम लेके पकड़ के बैठ जाएंगे और अगर उसमें डाउनफॉल होता है तो हमें ये नहीं सोचना कि यार कि कुछ जने करते हैं कि यार करूंगा तो यही करूंगा। तो वो या तो एक फिक्स जिद होती है, कुछ लोगों का हो जाता है, उसमें फायदा भी निकलता है, कुछ जनों का यही करूंगा तो उससे वो हो जाता है उनका। कुछ लोग उसी में फंस के बैठ जाते हैं। तो मुझे जैसे मैंने एसएसबी इंटरव्यू का मैंने 3 बार स्क्रीन आउट हुआ था। तो वो 3 बार स्क्रीन आउट होने के बाद मुझे पर्सनली फील हो गया था कि नहीं यार मैं थोड़ा इसमें इस चीज के लिए मेरा नहीं है, और उस एक ही पर्टिकुलर चीज में मुझे दिक्कत आ रही थी। तो मामा जी ने सजेस्ट किया कि हाँ कि तू एक बार एग्जाम चेंज करके देख। तो फिर मैंने एग्जाम चेंज की। तो एक अपना थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ समझने में टाइम लगता है। बिल्कुल। तो मुझे वो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जब समझ में आया कि हाँ कि मैं ये चीज कर सकता हूँ तो फिर उस चीज में बन गया। जब रिजल्ट आया क्या प्रतिक्रिया थी? उस समय मैं वैसे काफी वो था, स्कोर वगैरह ऊपर नीचे था उस समय, क्योंकि जैसे बताया 340 मेरा रो स्कोर बन रहा था। फिर एसएससी ने 2 क्वेश्चंस और चेंज कर दिए तो मेरे 8 नंबर और कम हो गए, 332 हो गए। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि फील हो गया था एक बार के लिए कि कुछ मतलब इंस्पेक्टर तो नहीं मिलने वाला, कुछ भी हो जाए। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें कट ऑफ देखी। तो कट ऑफ भी जो मेरा स्कोर था उससे ज्यादा था। फिर जब नॉर्मलाइज स्कोर देखा तो मतलब एक बार के लिए ऐसा फील हुआ कि नहीं यार हो गया। हाथों हाथ मैंने घर पे कॉल किया, सबको बताया, और मतलब बहुत ज्यादा खुश थी। मम्मी सबसे ज्यादा खुश थी। अच्छा कि बेटा इंस्पेक्टर बन गया। क्या प्रतिक्रिया थी उनकी खुश होने की? मम्मी मतलब बहुत ज्यादा ही खुश थी, मतलब बता नहीं पा रहा वैसे। अच्छा, शब्दों में बयान नहीं कर हाँ। सकते। जैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या लाखों में कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह वैसे एक ही मेन चीज जो मैं वैसे अपने भाई को भी देता रहता था कई बार, वो भी जब तैयारी कर रहा था, मेन कि कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने को एक टारगेट बना लेते हैं कि मुझे इतना पढ़ना है, वो उतना ही पढ़ेंगे। कि ठीक है इस चीज के लिए जैसे 6 घंटे पढ़ना है तो वो 6 घंटे लेके बैठ जाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर दिन के 12 घंटे भी पढ़ रहे हो, अगला बंदा अगर 13 घंटे पढ़ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने से ज्यादा उसके चांस होंगे। तो आपको ये मान के चलना है कि मैं जितना हो सके उतना एफर्ट दूं। अगर आपके पास 6 घंटे, हाँ हो सकता है किसी के पास कुछ और रीजन से टाइम नहीं दे पा रहा हो, पर 6 घंटे मिनिमम दो। अगर आपके पास टाइम बन रहा है तो उसको वेस्ट मत करो। 8 घंटे दो, बाउंडेशन मत रखो, 10 घंटे दो, 12 घंटे दो, तो जितना हो सके उतना टाइम दो। कंपटीशन में यही चीज इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि दूसरा आपसे ज्यादा पढ़ रहा है तो आपको और एफर्ट्स देने उसमें। बिल्कुल। जैसे आपने सफलता हासिल कर ली, इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो आप किसको देना चाहेंगे? वैसे सबसे बड़ा श्रेय मैं मतलब मजाक, वैसे झूठ नहीं कहूंगा, पर सबसे बड़ा श्रेय पावर माइंड को ही देना चाहूंगा मैं। मतलब और दूसरा श्रेय मेरे मामा जी को, क्योंकि उन्होंने मोटिवेट किया था। मैंने पूरी उम्मीद नहीं थी, मेरे को बिल्कुल नहीं थी ऐसे कि ये चीज मैं कर पाऊंगा। मामा जी ने मुझे फोर्स किया आउट ऑफ द वे जाके कि नहीं करना ही है। मेन तो यही है। फिर कोई ऐसा प्रेरणादायक कोई विचार जिसको कोटेशन भी बोल सकते हैं, बढ़िया सा दे दो लास्ट में बच्चों के लिए। वैसे मैं जब हॉस्टल में था स्कूल टाइम पे नवोदय में, तो हमारे वहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद जी की एक पोस्टर लगा रहता था, और खासकर जिस बेड पे मैं था मेरे बेड के पास में ही था। वो गुजराती में था, जिसमें ऐसा लिखा था, उठो जागो अने ध्येय प्राप्ति सुधी मंड्यार्यो। यानी मतलब उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक लगे रहो। डेली वो कोट में मतलब मेरे सामने आता रहता था। तो एक वो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा मेरे को हेल्प मिला हो पॉजिटिव। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीराम। थैंक यू। आपने जिस सादगी, ईमानदारी और खुले दिल से बातचीत आज की, मुझे नहीं लगता कि बच्चों को देख के इसे मोटिवेशन, बल्कि स्ट्रगल कैसे होता है, ईमानदारी से मेहनत कैसी होती है, समर्पण कैसे समर्पित करना है, वो चीजें बच्चे खूब सीखेंगे आज। और आपकी जो सफलता है, जो आपने श्रेय पावरमाइंड को दिया है, तो हमें भी बहुत प्राउड है आप पे कि आज आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं और हम आपके साथ बातचीत कर पा रहे हैं। तो थैंक यू बच्चों। आपसे भी मैं यही चाहूंगी कि सुनने वाला, इस वीडियो को देखने वाला हर बच्चा सेलेक्ट होके आए और आप भी इस तरह श्री राम की तरह नेक्स्ट ज्यादा भी नहीं तो 100 बच्चों को मोटिवेट करें, और ये कड़ी है, ये जुड़ती चली जाए। थैंक यू।